नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का द मोस्ट वांटेड माइनर पेपर, जिसके आपने बहुत ज़्यादा बातें करी थी कि सर साइकोलॉजी का पेपर भी आप लेके आओ। तो चलिए, माइनर पेपर साइकोलॉजी, जिसका नाम है जनरल साइकोलॉजी, इस पेपर की वन शॉट यानी कि कंप्लीट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल ये अपनी क्लास दोनों मीडियम में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल। अपन इसी क्लास को लेके चलते हैं। तो देखो, साइकोलॉजी को, हालाँकि इसका क्या पेपर आया है, इसको हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो लास्ट ईयर पेपर पूछा गया है। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी और एक होता है लोगोस। यानी कि जो साइकी है, इसका मतलब होता है आत्मा, मन या चेतना, यानी कि जो हमारे अंतर्मन की बात है या जो हमारा अंतर्मन है, तो साइकी कहते हैं ग्रीक में। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना या साइंस, यानी कि विज्ञान। तो साइकी और लोगोस मिलकर बने साइकोलॉजी, यानी जिसका अर्थ हुआ आत्मा या मन का विज्ञान। यानी कि साइकोलॉजी हमारे जो अंतर्मन है, जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी आत्मा है या मन है, उससे संबंधित गतिविधियों के बारे में स्टडी करती है। इसे हम इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं, यानी कि मन का विज्ञान, मनोविज्ञान इसको हम कहते हैं। तो चलिए, यूनिट फर्स्ट के साथ हम करते हैं शुरुआत साइकोलॉजी के मीनिंग की, नेचर की और इसके ऑब्जेक्टिव की। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि एक मनुष्य किस तरीके से व्यवहार करता है अलग अलग परिस्थिति में, वह अपनी किस तरीके की मानसिक गतिविधियां को अंजाम देता है, या मानसिक तौर पे वह क्या क्रियाएं करता है, उनका साइंटिफिक स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं। Behavior includes all observable actions such as speaking, walking, and reacting, while mental process include thoughts, emotions, perceptions, and memories which cannot be directly observed। यानी कि व्यवहार में वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे कि बोलना, कि कोई कैसे चलता है, क्या प्रतिक्रियाएं देता है। जबकि मानसिक क्रियाओं में मनुष्य के विचार, भावनाएं, अनुभूति और स्मृति आदि शामिल होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। यानी कि 2 तरीके के व्यवहार होते हैं, एक ऐसे व्यवहार जो ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं और एक ऐसे व्यवहार जो ऑब्ज़र्व डायरेक्टली डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं किए जाते। तो दोनों ही तरीके की व्यवहार व्यवहार को साइकोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी दीज एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्टिवली, यानी कि जो मनोविज्ञान है, वो इन पहलुओं का, यानी कि ऑब्ज़र्व करने वाले और बिना ऑब्ज़र्वेशन वाले, दोनों ही पहलुओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से करता है। मेन गोल्स क्या है साइकोलॉजी के? टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानव व्यवहार को समझना। टू एक्सप्लेन दी कॉजेज ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार के क्या कारण है, उन कारणों की व्याख्या करना। टू प्रिडिक्ट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना है कि कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके का व्यवहार या किस तरीके का रिएक्शन कोई करता है, इसका प्रिडिक्शन करना। टू कंट्रोल और मॉडिफाई बिहेवियर और इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए व्यवहार को नियंत्रित या परिवर्तित करना, ये साइकोलॉजी के क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की प्रकृति की, यानी कि इसकी फीचर्स क्या है, या सॉरी इसके नेचर क्या है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज बोथ ए नेचुरल एंड सोशल साइंस, यानी कि मनोवैज्ञानिक, सॉरी मनोविज्ञान प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही तरह का विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान जो गुण धर्म पदार्थ इन सब की क्या करता है, स्टडी करता है, और सामाजिक विज्ञान वो जो सामाजिक क्रियाकलापों की स्टडी करता है। तो साइकोलॉजी दोनों ही तरीके का विज्ञान है, या हम यूँ कह सकते हैं बोथ नेचुरल एंड सोशल साइंस। इट स्टडीज कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि वह ये वो बातों का भी अध्ययन करता है जो हमारे चेतना में होती है, और उन प्रक्रियाओं का भी ये अध्ययन करता है जो हमारी चेतना से परे होती है। यानी कि यह चेतन और अचेतन दोनों ही प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इट फोकसेज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि ये व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन किस तरीके की बातें हैं उन पर ये क्या करता है, फोकस करता है। इट अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि यह अवलोकन और प्रयोग जैसी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। यानी कि इसके मेथड्स में ऑब्जर्वेशन मेथड्स भी होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड भी होते हैं। दोनों ही तरीके के साइंटिफिक मेथड्स को साइकोलॉजी अप्लाई करती है। तो ये साइकोलॉजी की नेचर है। अब हम बात करते हैं फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी को किन किन क्षेत्रों में या हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसके क्या फील्ड बनते हैं।
साइकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फील्ड्स टू स्टडी बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि विभिन्न संदर्भों में व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसा क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जो मानसिक विकारों के निदान और उपचार से संबंधित साइकोलॉजी है उसे नैदानिक साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग मेथड्स, यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो अधिगम प्रक्रियाओं को, यानी कि हम किस तरीके से लर्न करते हैं, एंड जो टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण विधियाँ है, उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। एक होता है सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। इट फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन सोशल सिचुएशन, यानी कि जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को स्टडी करता है या उन व्यवहार पे केंद्रित होता है। एक होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। इट स्टडीज चेंजेज अक्रॉस द लाइफ स्पेन, यानी कि पूरे जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। और एक होता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी कि औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान। इट अप्लाइज साइकोलॉजी टू दी वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर ये मनोविज्ञान का प्रयोग करता है, यानी कि जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पर हम किस तरीके से व्यवहार करते होंगे उसको स्टडी करने वाला होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फील्ड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल, डेवलपमेंटल, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो इन फील्ड्स में हम साइकोलॉजी को डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का उपयोग क्या है जीवन में। साइकोलॉजी हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि मनोविज्ञान का उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट बेटर विद देमसेल्व्स एंड सोसाइटी, यानी कि यह व्यक्ति को स्वयं और समाज के बेहतर समायोजन में सहायता करता है। मेजर एप्लीकेशंस क्या है साइकोलॉजी के? ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि जो मानसिक रोग है उनका उपचार करना और तनाव का प्रबंधन करना या तनाव प्रबंधन, ये इसका एक मेजर एप्लीकेशन है साइकोलॉजी का। इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। इन्हेंसिंग लीडरशिप एंड टीम वर्क, यानी कि नेतृत्व है और टीम वर्क को बढ़ावा देना। तो सॉल्विंग सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, यानी कि सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। एंड करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, करियर मार्गदर्शन और परामर्श देना। ये कुछ साइकोलॉजी के मुख्य उपयोग हैं जिनको हम मेजर एप्लीकेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस की। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है? देखो, जिन भी हमारी जो मानसिक गतिविधियाँ, मानसिक प्रक्रिया जिनसे हम नॉलेज अर्न करते हैं, नॉलेज सीखते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस आर मेंटल एक्टिविटीज थ्रू विच नॉलेज इज एक्वायर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान को व्यवस्थित किया जाता है और उस ज्ञान को उपयोग में लाया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। दीज प्रोसेस हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली, यानी कि ये वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति को अपने वातावरण को समझने में और उसके साथ प्रभावी प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। यानी कहने का मतलब, जो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं उनके लिए जो हमारे माइंड में जो मानसिक प्रोसेस होती है उनको हम कॉग्निटिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें एक होता है लर्निंग, यानी लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, यानी सीखना। सीखोगे कैसे? जब हम किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं? हमारी मानसिक गतिविधियों के माध्यम से ही सीखते हैं। तो लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, यानी कि अधिगम अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, उसे हम लर्निंग कहते हैं। यानी कि हम, चाहे वो हमारे एक्सपीरियंस से हो, हमने कोई प्रैक्टिस करी हो या ट्रेनिंग ली हो, या हमने देख कर जो हमारे व्यवहार में परमानेंट स्टोर हो जाता है एक तरीके से लगभग, उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग एनेबल्स, जैसे आप राइडिंग करते हो या आपने ड्राइविंग सीखी, तो ड्राइविंग आपने प्रैक्टिस से से सीखी, तो एक तरीके से आप सीख गए, तो वो आपके एक तरीके से परमानेंट आपके साथ क्या हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है, उसको हम अधिगम के नाम से जानते हैं। लर्निंग एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि अधिगम व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने और कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है।
अगला है मेमोरी यानी कि स्मृति जिसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस बाय व्हिच इन्फॉर्मेशन इज़ एन्कोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड यानी कि स्मृति वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना को संहिताबद्ध किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम जैसे ये कहें जो लर्निंग है वो एक्चुअली हम नए कौशल सीखने के लिए करते हैं। और जो मेमोरी है वो इस लर्निंग से जो कुछ हमें अचीव हुआ उसको स्टोर करने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। मेमोरी हेल्प्स इंडिविजुअल्स रिटेन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड यूज़ देम इन प्रेजेंट सिचुएशंस यानी कि जो स्मृति है वो व्यक्ति को पूर्व के अनुभवों को वर्तमान में उपयोग करने में क्या करती है? मदद करती है। वो है लर्निंग सॉरी म मेमोरी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या का समाधान। Problem solving is a mental process through which an individual identifies a problem, thinks of possible solution and selects the most appropriate one। यानी कि समस्या समाधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समस्या की पहचान करता है, संभावित समाधानों पर विचार करता है और उसके लिए क्या उपयुक्त समाधान होगा इसका वह सिलेक्शन करता है या चयन करता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग और ये जो हम निर्णय निर्माण करते हैं यानी कि जब हम निर्णयन की गतिविधि करते हैं जिसमें हमारे पास सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं और हमें एक अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना होता है, तो जो डिसीजन मेकिंग वाला फेज होता है वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी कॉग्निटिव प्रोसेस का एक हिस्सा है। फिर है कॉग्निटिव प्रोसेस मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस दैट initiates, directs and sustains behavior toward गोल अचीवमेंट यानी कि प्रेरणा एक संज्ञानात्मक सॉरी संकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो कि व्यवहार को आरंभ करती है, दिशा देती है और लक्ष्य प्राप्ति तक बनाए रखती है। मोटिवेशन एक्सप्लेन्स बाय व्हाई इंडिविजुअल्स बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर यानी कि प्रेरणा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। यानी कि मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमें जो चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो हमारी मन की जो प्रोसेस होती है, ये यूँ कहें जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए हमें मेंटेन रखती है हमारे व्यवहार को, उसे हम कॉग्निटिव प्रोसेस का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिव्स यानी कि इस जो ये मोटिव्स है, जो ये प्रेरणा है, उनके क्या टाइप है? एक होता है सोशियोजेनिक मोटिव्स, एक होता है साइकोजेनिक जेनिक मोटिव्स यानी कि सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक। Sociogenic motives are learned from society and culture such as achievement, affiliation and power। यानी कि जो सामाजिक प्रेरक है वो समाज और संस्कृति से सीखे जाते हैं, जैसे जो आपकी उपलब्धि है, जो आपके सामाजिक संबंध है, जो शक्ति है। एंड साइकोजेनिक मोटिव्स अराइज फ्रॉम साइकोलॉजिकल नीड्स लाइक क्यूरियोसिटी, सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल सिक्योरिटी। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक प्रेरक प्रेरक है वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं। जैसे आपको किसी काम को सीखने की आपके पास जिज्ञासा है, आप अपने आप को कैसे सेल्फ एस्टीम कर रहे हो, आपकी जो भावनात्मक सुरक्षा है, ये सारे आपके मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। अफेक्टिव प्रोसेस और इमोशन यानी कि भावना और भावनात्मक प्रक्रिया। इमोशन इज एन अफेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल चेंजेज एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। यानी कि भावना और भावनात्मक प्रक्रिया जिसमें अनुभूति, शारीरिक परिवर्तन और अभिव्यक्तिपूर्ण व्यवहार शामिल होते हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस परसेप्शंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर एंड प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटल हेल्थ। यानी कि भावनाएं अनुभूति, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है तथा मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। यानी कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं अ, वो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए या क्या करते हैं उसमें एक बहुत मेजर रोल क्या करती है, प्ले करती है। ये 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव दैट मीन्स सकारात्मक भावनाएँ एंड नेगेटिव इमोशंस दैट मीन्स नकारात्मक भावनाएँ। पॉजिटिव इमोशंस सच एज़ हैप्पीनेस, लव एंड जॉय एनहांस साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग एंड मोटिवेशन। यानी कि जो सकारात्मक भावनाएँ हैं वो मनुष्य को खुशी, प्रेम, आनंद, मानसिक स्वास्थ्य और प्रेरणा आदि को क्या करती है, बढ़ावा देती है। वहीं जो नेगेटिव इमोशंस है सच एज एंगर, फियर एंड सैडनेस में डिस्टर्ब मेंटल बैलेंस इफ नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड। वहीं जो नकारात्मक भावनाएं हैं जैसे क्रोध, भय, दुख आदि यदि नियंत्रित न हो तो ये मनुष्य के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं और मनोवैज्ञानिक क्या है। यूनिट सेकंड में हम बात करते हैं
साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं, उनका क्या साइकोलॉजी है या उनका मनोविज्ञान में किस तरीके की बात होती है। साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एबिलिटीज, इमोशंस एंड बिहेवियर। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का मनोविज्ञान व्यक्तियों के बीच व्यक्तित्व, बुद्धि, क्षमताओं, भावनाओं और व्यवहार में पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन करता है। यानी कि हर व्यक्ति में अ, अलग-अलग व्यक्तित्व, उनकी बुद्धि, कौशल, उनकी क्षमताएँ, उनकी भावनाएँ, उनका व्यवहार आदि में, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंस करती है, तो जो व्यक्तिगत भिन्नताओं और जो मनोविज्ञान है, ये जो सेगमेंट है साइकोलॉजी का, वो इनका क्या करती है, स्टडी करती है। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, इवन ट्विन्स डिफर इन मेनी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हमें पता है यहाँ तक कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। किसमें? साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो भी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में, उनमें भी क्या होता है, अंतर होता है। इसलिए साइकोलॉजी के इस सेगमेंट में इन चीज़ों को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू हेरेडिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, एजुकेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं, वो वंशानुक्रम के कारण, पर्यावरण के कारण, संस्कृति के कारण, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभवों के कारण उत्पन्न होती है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेज हेल्प्स इन एजुकेशन, काउंसलिंग, करियर गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि ये जो भिन्नताएँ हैं, उनकी समझ शिक्षा में, परामर्श में, करियर मार्गदर्शन में और सामाजिक स्वास्थ्य में सहायक सिद्ध होती है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सिगमंड फ्राइड प्रपोज्ड द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो फ्राइड है, उनका ये मानना है कि जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है, उसका जो निर्माण है, उसकी अचेतन प्रेरणाओं और शुरुआत के जो बाल्यकाल के भी एक्सपीरियंस है, उनसे भी जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो बचपन की जो बातें हैं या बचपन का जो एक्सपीरियंस है और प्लस जो अचेतन प्रेरणाएँ हैं, वो सारी मिलकर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को क्या देते हैं, शेप देते हैं। ही डिवाइडेड पर्सनैलिटी इनटू 3 पार्ट्स। यानी कि उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। यानी कि इड ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि सुख सिद्धांत के कार्यों पर ये कार्य करता है। और ईगो ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ये वास्तविक सिद्धांतों पर कार्य करता है। एंड सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स मोरल वैल्यूज, यानी कि ये नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो फ्राइड है, उन्होंने इन 3 भागों में ह्यूमन बिहेवियर के डिटर्मिनेशन को इन 3 भागों में क्या किया, डिटरमाइन किया है। जिससे जो इड है, वो हमारी जो प्रेरणाएं हैं, जो सहज इच्छाएं हैं, उनको बताती है। जैसे भूख लगना, हमारी यौन इच्छाएं, ये सारी इड में आती है। और जो ईगो है, वो करता है वास्तविकताओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो ये अपनी इड वाली इच्छाएँ हैं, जो हमारी प्रेरणाएँ हैं, उनको वो सामाजिक जो नियम हैं, उनके अनुरूप लाने की कोशिश करता है। यानी कि जो हमारी इच्छाएँ हैं, जो हमारी भावनाएँ हैं, जो हमारी प्रेरणाएँ हैं, उनको वह सामाजिक नियमों के पास लाने की कोशिश करता है, वो है हमारा ईगो। फिर आता है सुपर ईगो, रिप्रेजेंट्स मोरल वैल्यू। ये हमारे अंदर की आवाज़ होती है, जो कि हमें सही और गलत का फ़र्क समझाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। यानी कि वो हमारे मोरल जो वैल्यूज़ है, उनको रिप्रेजेंट करती है, उसको सुपर ईगो कहा जाता है। इन तीनों के बीच का जो संघर्ष है, वह मानव व्यवहार को निर्धारित करता है। ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। अब बात करते हैं एक थ्योरी, टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि प्रकार सिद्धांत के अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग प्रकार होते हैं। टाइप थ्योरी क्लासिफाइज इंडिविजुअल्स इनटू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी टाइप्स। यानी कि जो प्रकार सिद्धांत है, वो व्यक्तियों को विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों में वर्गीकृत करता है। इट फोकसेस ऑन ग्रुपिंग पीपल बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि समान विशेषताओं के आधार पर लोगों को अलग-अलग ग्रुपों में क्या करता है, बाँटता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। हम किसी को नहीं कहते कि ये तो इंट्रोवर्ट बच्चा है, या इंट्रोवर्ट ये पर्सनैलिटी है, या एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है। तो जो इंट्रोवर्ट है, ये अपने आप में क्या है, एक ग्रुप है। और इसकी क्या है, कुछ कॉमन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक ग्रुप बना दिया और उसको हमने क्या कह दिया, इसको इंट्रोवर्ट कह दिया। अब उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक जो भी रखता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो यानी कि
कॉमन विशेषताओं के आधार पर कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके आधार पर ग्रुप बना दिया है। ये है टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अलग-अलग टाइप की, जैसे बॉडी टाइप थ्योरी है। दिस थ्योरी इज़ सिंपल बट लैक्स डेप्थ इन एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, यानी कि होने को तो ये सिद्धांत सरल है, लेकिन व्यवहार की एक गहन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिर आती है ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि गुण सिद्धांत। ट्रेट थ्योरी फोकसेस ऑन स्टेबल एंड एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड ट्रेट्स, यानी कि जो गुण सिद्धांत है वो स्थायी और निरंतर विशेषताओं पर केंद्रित होते हैं, जिन्हें गुण कहा जाता है। ट्रेट्स एक्सप्लेन कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो गुण है वो व्यवहार के स्थिर स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कॉमन ट्रेट्स इंक्लूड ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि जो सामान्य गुण है, जैसे हम ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, भावनात्मक स्थिरता आदि को कह सकते हैं। दिस थ्योरी हेल्प्स इन पर्सनैलिटी असेसमेंट, और ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, वो व्यक्तित्व के मापन में उपयोगी होता है। फिर आती है एक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि मानवतावादी सिद्धांत। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एम्फसाइजेज फ्री विल, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो मानवतावादी सिद्धांत है वो स्वतंत्र इच्छा, आत्मविकास और आत्मा साक्षात्कार पर बल देता है। इट फोकसेज ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि जो मानव स्वभाव है उसके सकारात्मक पक्षों पर ये ध्यान केंद्रित करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल्स हैव द पोटेंशियल टू ग्रो एंड अचीव देयर गोल्स इफ प्रोवाइडेड विद ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यदि अनुकूल वातावरण मिले तो व्यक्ति में विकास और लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता होती है। जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, इसमें कई थ्योरीज है, जिसमें हम एक एग्जांपल मास्लो की थ्योरी का दे सकते हैं। जो मास्लो ने आवश्यकता क्रमबद्धता की थ्योरी बताई थी, जिसमें बेसिक्स यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता बताई थी। ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का ही एक टाइप है। फिर बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो बुद्धिमत्ता वाली थ्योरीज है, सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं स्पीरमैन की जी थ्योरी, यानी कि जी थ्योरी ऑफ स्पीरमैन, जिसको जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहा जाता है। Spearman proposed that intelligence consists of a general factor called G and specific factors called S, यानी कि स्पीरमैन ने के अनुसार बुद्धि में एक सामान्य कारक होता है जिसे G, और कई विशेष कारक होते हैं जिन्हें S कहते हैं। द G फैक्टर इज कॉमन टू ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, यानी कि जो G कारक होते हैं वो सभी बौद्धिक क्रियाओं में सामान्य रूप से होता है। यानी कि हम जैसे कहे कि आप किसी, जैसे मान लो ये माना जाता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो और आपने 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है 12th में भी अच्छे मार्क्स लाओगे, कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स लाओगे, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है इंटेलिजेंसी का वो इसमें क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो ये बताया था स्पीरमैन ने, इसको जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा गया है। फिर आती है स्टर्नबर्ग की थ्योरी। Sternberg proposed the triarchic theory of intelligence consisting of, यानी कि जो स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि का है वो आयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। स्टर्नबर्ग बताते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि एक होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि जो समस्या समाधान से रिलेटेड है, तार्किक शक्ति से रिलेटेड है। एक इंटेलिजेंस, उसका एनालिटिकल इंटेलिजेंस नाम दिया था स्टर्नबर्ग ने। एक होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी कि सृजनात्मक बुद्धि जो कि नए विचार और रचनात्मकता से जुड़ी हुई होती है। और एक होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि जो कि वास्तविक परिस्थितियों में काम आने वाले कौशल से क्या होती है, संबंधित होती है। दिस थ्योरी एम्फसाइजेज रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि ये जो सिद्धांत है वो वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान पर बल देता है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, इन तीनों का जो संतुलन होता है वह टोटल इंटेलिजेंस शो करता है, यानी कि लाइफ में इन तीनों का जो संतुलन होता है वह उस मनुष्य की टोटल इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। ये स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, जो कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है। फिर आता है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गॉर्डन Gardner proposed the intelligence is not a single ability but consists of multiple intelligence such as linguistic, logical, mathematical, musical and interpersonal intelligence, यानी कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक ही क्षमता नहीं है, बल्कि उसमें कई अनेक बुद्धियां शामिल होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीत से संबंधित एंड अंतर व्यक्तिक बुद्धि, यानी इस प्रकार से जो गार्डनर है उन्होंने 8 इंटेलिजेंसी को बताया है। और वह भी कहा है कि हर एक व्यक्ति में अलग-अलग इंटेलिजेंस होता है, यानी कि जो 8 तरह के इंटेलिजेंस है इनका कोई मिक्स पाया जाता है हर व्यक्ति में, और इस मिश्रण के साथ वह क्या होता है, दुनिया में अनोखा होता है।
तो ये गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। फिर बात करते हैं, अब बात इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशन इफेक्टिवली। यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से है। इट इंक्लूड्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। इसमें आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और सामाजिक कौशल शामिल होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। यानी कि भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस है, हमारी सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी है, सोशल स्किल्स है, इन सबको हम कैसे कंट्रोल में रखते हैं, कैसे इनको मैनेज करते हैं और हम इनको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करते हैं, वो कही जाती है इमोशनल इंटेलिजेंसी। अब बात करें इंटेलिजेंसी और पर्सनैलिटी का असेसमेंट कैसे होता है। यानी कि असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। यानी कि जो व्यक्तिगत मूल्यांकन है, मूल्यांकन से तात्पर्य होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से बुद्धि और व्यक्तित्व को मापन है। यानी कि जो इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे मापें और जो पर्सनैलिटी है उसका मेजरमेंट कैसे करें। इंटेलिजेंस इज असेस्ड थ्रू आईक्यू टेस्ट। यानी कि जनरली जो बुद्धि का मापन है वो आईक्यू परीक्षणों द्वारा किया जाता है। एंड पर्सनैलिटी इज assessed through questionnaires, इन्वेंटरीज एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। यानी कि जो व्यक्तित्व है उसका मापन पर्सनावली से, इन्वेंटरी से, कोई प्रोजेक्टिव टेक्निक से या टेस्ट आदि से क्या किया जाता है, मेजर आउट किया जाता है। असेसमेंट हेल्प्स इन डायग्नोसिस, गाइडेंस एंड सिलेक्शन। यानी कि जो ये मूल्यांकन है वो निदान में, मार्गदर्शन में और चयन आदि में मदद करता है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जिसमें हम जानेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। यूनिट थर्ड में हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की कि क्या होती है डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक चेंजेज दैट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ये क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकंड। डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक चेंजेज दैट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। यानी कि विकासात्मक प्रक्रियाएं उन क्रमबद्ध परिवर्तनों को बताते हैं या उन क्रमबद्ध परिवर्तनों को दर्शाती है जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक मानव जीवन में होती है। यानी कि हमारे जन्म से लेकर जब हम प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं, तब तक जो हमारे अलग अलग जीवन काल में जो परिवर्तन आते हैं उनको हम विकासात्मक प्रक्रियाओं के नाम से जानते हैं। दीज चेंजेज इंक्लूड फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी कि इसमें हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं, हमारी जो संज्ञानात्मक भावनाएँ हैं या जो हमारी कॉग्निटिव है, यानी कि हमारी जो मानसिक गतिविधियाँ हैं उनमें, हमारे भावनाओं में, हमारे नैतिक आचरण में और हमारे जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, उनके जो विकास है वो सारे इसमें शामिल होते हैं। डेवलपमेंट इज़ कंटीन्यूअस एंड अकर्स इन ए ऑर्डरली सीक्वेंस। यानी कि जो विकास है ये निरंतर होता है और एक निश्चित क्रम में घटित होता है। यानी कि हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, अपन बोलते हैं ना कि मैच्योरिटी आ रही है। तो वो जो हम ऐसा नहीं कि वो अचानक पहले ये आएगा, एक ऑर्डर है इसका। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या होती है, ये घटित होती है। Psychology explains development through various theories that focus on different aspects of human growth and behavior। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो विकास को समझने के लिए, समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो कि मानव वृद्धि और व्यवहार के अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रन डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज। यानी कि जॉन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो कि यह बताता है कि बच्चों में जो सोचने और तर्क करने की क्षमता है वो किस तरीके से विकसित होती है। According to Piaget, cognitive development occurs through interaction between the child and the environment and progresses through fixed stages। यानी कि जो पियाजे हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास बच्चे और पर्यावरण की परस्पर प्रक्रिया से होता है, जो ये निश्चित चरणों में आगे बढ़ता है। यानी कि बच्चा किस तरीके से अपने आप के, अपने उस एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखता है और कॉग्निटिव अप्रोच के साथ डेवलपमेंट होता है। जैसे इसमें है पहला सेंसरी सेंसरी मोटर स्टेज। यानी कि जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है उसको संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज। यानी कि जो उसकी इंद्रियाँ है, जो ज्ञानेंद्रियाँ है
और जो शरीर की क्रियाएँ हैं, उनके द्वारा बच्चा उस टाइम सीख रहा होता है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक की डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी कि इसमें भाषा और प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है। इसको पूर्व संचालन अवस्था कहते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एक अपनी एक लैंग्वेज डेवलप कर रहे होते हैं। एक सिंबल वह उस चीज़ों के लिए बोलते हैं, यानी कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसने पानी को वह क्या बोलता है? बू बोलता है ना? कि बू पिला दे, है ना? और कोई बच्चा ऐसे अपने-अपने तरीके से क्या है डेवलप करते हैं, सिंबल डेवलप करते हैं, वो उनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठोस संचालन अवस्था जिसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ठोस वस्तुओं के बारे में वो तार्किक सोच विकसित होने लगती है। फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 11 साल एंड अबव। एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि औपचारिक संचालन अवस्था, जो कि अमूर्त और तार्किक सोच की अवस्था होती है। पियाजे एम्फसाइज्ड दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कि जो पियाजे ने वो इस बात पे बल दिया है कि बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब हमारी जो स्टेज है, इन स्टेज में बच्चे जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस ज्ञान को डेवलप करते हैं। अलग अलग स्टेज में वो अलग अलग तरीके से कॉग्निटिव अप्रोच के साथ। फिर आती है मोरल डेवलपमेंट, जो कि कोलबर्ग की थ्योरी है। लॉरेंस कोलबर्ग proposed a theory of moral development that explains how moral reasoning develops over time, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि ये बताता है कि नैतिक तर्क समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। He suggested that moral development progresses through a series of stages based on reasoning rather than behavior, यानी कि उनके अनुसार जो नैतिक व्यवहार है, नैतिक विकास है, वो व्यवहार पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित चरणों में आगे बढ़ता है। लेवल कौन-कौन से बताए उन्होंने? लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास के स्तर और चरण। प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, जहाँ पे ओबीडियंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि आज्ञाकारिता और स्वार्थ होता है। कन्वेंशनल लेवल, यानी कि परंपरागत स्तर, जिसमें कन्फर्मिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक नियमों और कानून का पालन वाली स्टेज। एंड फिर आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी उत्तर परंपरागत स्टेज, मोरल प्रिंसिपल एंड एथिकल रीजनिंग, यानी कि नैतिक सिद्धांत और नैतिक निर्णय जहाँ पे लिए जाते हैं। कोलबर्ग बिलीव्ड दैट मोरल थिंकिंग बिकम्स मोर एडवांस्ड विद एज एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी कि कोलबर्ग बताते हैं कि आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो अपना मोरल डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके साथ साथ जो हमारी नैतिक सोच है वह और ज़्यादा क्या होने लगती है, मेच्योर होने लगती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो एक अच्छी एडवाइस देते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनका वहाँ जो कॉग्निटिव ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। फिर आती है साइको सोशल डेवलपमेंट, जो कि एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक एरिक्सन प्रपोज्ड द साइको सोशल थ्योरी of development which emphasizes the interaction between individual needs and social environment, यानी कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं और सामाजिक वातावरण के बीच अंतःक्रिया पे जोर दिया गया। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डेवलपमेंट एकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पेन इन 8 स्टेजेस, यानी कि एरिक्सन बताते हैं कि विकास पूरे जीवन काल में 8 चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि पूरे जीवन काल में विकास के 8 पड़ाव आते हैं। ईच स्टेज इन्वॉल्व्स ए साइकोसोशियल क्राइसिस दैट मस्ट बी रिजॉल्व्ड फॉर हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। प्रत्येक चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है, जिसका समाधान स्वस्थ व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टेजेस, जैसे चरणों के उदाहरण हैं, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ये एक स्टेज है और इन स्टेज के चलते हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यानी कि हमें विश्वास भी और अविश्वास, यानी किसी चीज़ में हम विश्वासघात होता है, विश्वास कम होता है, तो उन चीज़ों से हम सीख कर मेच्योर होकर आगे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, यानी कि स्वायत्ता बनाम लज्जा व संदेह। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भूमिका, यानी कि क्या आपकी आइडेंटिटी और क्या आपका रोल है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। फिर धीरे-धीरे हम इन बातों को लेके मैच्योर होकर डेवलप होते हैं। सक्सेसफुल रिज़ॉल्यूशन ऑफ क्राइसिस लीड्स टू पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी कि जो संकट का जो सफल समाधान कर लेता है, वो सकारात्मक व्यक्तित्व गुणों को जन्म देता है। यानी कि जो भी इस तरीके के क्राइसिस आते हैं लाइफ में, और यदि इनका हम पॉजिटिवली यानी इनको पॉजिटिवली लेकर उनको रिसॉल्व करते हैं, तब हमारी जो पर्सनैलिटी है वह भी एक अच्छी सॉलिड बनती है, और हम इन चेंजेज़ को या इन क्राइसिस को नेगेटिवली ले जाते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी के लिए बन जाते हैं। एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है।
बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सन डिपार्टमेंटल थ्योरीज की, यानी कि सॉरी डेवलपमेंटल थ्योरीज का क्या इंपॉर्टेंस है। डेवलपमेंट थ्योरीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एज रिलेटेड बिहेवियर, गाइडिंग एजुकेशन एंड प्रमोटिंग हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो विकासात्मक सिद्धांत है वो आयु संबंधी व्यवहार को समझने, शिक्षा को दिशा देने और स्वस्थ मनोवैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने में मददगार होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि वर्क एंड हेल्थ के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी यानी कि इसका क्या मीनिंग और क्या स्कोप है। एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड रिसर्च मेथड्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि जो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग की बात करें का उसका अर्थ होता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का, अवधारणाओं का और शोध विधियों का दैनिक जीवन की जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं उनके समाधान में हम कैसे यूज में ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उनके सॉल्यूशन के लिए हम जब साइकोलॉजी को यूज करते हैं तो उसे हम एप्लीकेशन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशंस and using this अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव इफिशियंसी, एडजस्टमेंट एंड वेलबींग, यानी कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझने में और इस समझ के माध्यम से कार्यक्षमता, समायोजन और कल्याण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। The scope of applied psychology is wide and includes areas such as work, health, education and social life, यानी कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी है का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इसमें हम कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव जीवन को भी शामिल करते हैं। इन दिस यूनिट द फोकस इज ऑन एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी इन वर्क एंड हेल्थ, यानी कि इस यूनिट में हम साइकोलॉजी का कार्य में और स्वास्थ्य में किस प्रकार से योगदान होता है या किस प्रकार से फोकस होता है उनको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन वर्क, यानी कि कार्य में साइकोलॉजी का क्या उपयोग है। साइकोलॉजी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फील्ड ऑफ वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कार्य और संगठन के क्षेत्र है वहाँ मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्क साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि हमारे कार्यस्थल पर जो मनोविज्ञान है वो कार्यस्थल पर मानव व्यवहार का अध्ययन करती है ताकि उत्पादकता बढ़ सके, कार्य कुशलता बढ़ सके और कार्य संतोष में भी वृद्धि की जा सके। It recognizes that human factors are as important as technical factors in an organizational सक्सेस, यानी कि ये मानता है, यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी मानती है कि संगठन की सफलता यदि चाहिए तो तकनीकी कारकों के साथ साथ मानवीय कारक को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाए। साइकोलॉजी हेल्प्स एम्प्लॉयर्स अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो नियोक्ताओं को कर्मचारियों के व्यवहार को, दृष्टिकोण को, उनके लिए प्रेरणाओं को और पारस्परिक संबंधों को समझने में मदद करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे बोनस वगैरह दिया जाता है, इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है। अभी जैसे मान लो सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो आप कहीं काम कर रहे हो, तो आपके लिए जो आपका टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 9 से 4 का टाइम है, तो वहाँ पर आपको सर्दी के लिए रिलीफ दे दिया गया कि चलो आप सुबह थोड़ा लेट आ सकते हो, ठंड ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कौन समझने में मदद करता है? साइकोलॉजी मदद करती है एम्प्लॉयर्स की कि वह अपने एम्प्लॉयी को इन सारी चीज़ों को समझे। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं ताकि उनकी वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, वो अपने जॉब को लेके सैटिस्फाई होंगे और इन सब का जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो प्री डिफाइंड गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो एम्प्लॉयी वगैरह क्या करेंगे, दिल से काम करेंगे या यूँ कहें मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। तो ओवरऑल ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की किसके लिए किया जाता है? ग्रोथ के लिए किया जाता है। तो इन सबको समझने के लिए साइकोलॉजी का वर्क प्लेस पे बड़ा ही रोल प्ले होता है। अब बात करें मेजर एप्लीकेशंस इन वर्क, यानी कि क्या मोस्टली क्या वर्क में क्या इसके एप्लीकेशन है साइकोलॉजी के। पहला सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, यानी कि चयन और नियुक्ति, यानी कि खूब सारे लोग जो इंटरव्यू वगैरह देने आते हैं या एग्जाम वगैरह देते हैं, उनमें से सिलेक्शन किसका करना है और किसको कहाँ नियुक्त करना है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड टू सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर दी स्पेसिफिक जॉब, यानी कि मनोविज्ञान से क्या होता है, कई तरीके के इसमें टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे उपयुक्त कर्मचारियों का सही चयन हो जाता है। यानी कि इसमें कई तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं ताकि सुटेबल कैंडिडेट जैसा हमें चाहिए हमारी जॉब के रिगार्डिंग, उसका हम क्या कर सकते हैं,
सिलेक्शन कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिजाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब जो जो नई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम आते रहते हैं या नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको सीखना होता है या हमें समय के साथ जुड़ना होता है, तो हमें कई तरीके के प्रशिक्षण और डेवलपमेंट के फिड़के या यूँ कहें वो सारे लगाने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण कैसे किया जाए, इनके किस तरीके का प्रोग्राम लाया जाए ताकि अ, जो कर्मचारी है उनकी अच्छे से क्या हो सके, ट्रेनिंग हो सके। तो ये इन सब में कौन करता है, साइकोलॉजी हेल्प करती है। फिर बात करते हैं मोटिवेशन की। टू अंडरस्टैंड मोटिवेशनल फैक्टर्स इम्प्रूव्स वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि जो मोटिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है वर्क प्लेस पर। ये प्रेरक तत्वों की जो समझ है वो कार्य निष्पादन में सुधार लाती है, यानी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिससे एम्प्लॉयी क्या होता है, मोटिवेट होता है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए भी साइकोलॉजी की नीड है या यूँ कहें साइकोलॉजी अप्लाई की जाती है। लीडरशिप एंड टीम वर्क साइकोलॉजी हेल्प्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑपरेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर लोगों के बीच में या जो काम करने वाले एम्प्लॉयी है उनके बीच एक टीम वर्क की भावना हो। उस टीम वर्क के लिए प्रभावी नेतृत्व और सहयोग विकसित करने में मनोविज्ञान मदद करता है। एंड वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जो कार्यस्थल पे तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको मैनेज करने में भी साइकोलॉजी हेल्प करता है। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्न आउट, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक तकनीक है तनाव और थकान दूर करती है। जैसे आपने देखा होगा कॉर्पोरेट में फन फ्राइडे होता है, फ्राइडे वाले दिन फन एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी का बर्थडे सड्डे होता है तो उसमें वो पार्टी-वार्टी करते हैं, चिल करते हैं, डांस-वांस होता है। तो ये सारे वो वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के तरीके होते हैं, यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। अब बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन वर्क, यानी कि वर्क में या कार्य में साइकोलॉजी का क्या महत्व है। साइकोलॉजी इम्प्रूव्स organizational efficiency by promoting job satisfaction, reducing conflicts and improving communication। मनोविज्ञान कार्य संतोष को बढ़ाता है, संघर्षों को कम करता है और संचार में सुधार करके संगठनात्मक कार्य को बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एंड enhances ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ये स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी समग्र उत्पादकता में भी वृद्धि करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइकोलॉजी का क्या उपयोग है। हेल्थ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिजिकल हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक स्वास्थ्य और रोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। इट स्टडीज द रोल ऑफ स्ट्रेस, इमोशंस, बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड कॉजिंग डिजीज, यानी कि यह बताता है कि तनाव, भावनाएं, व्यवहार और जीवन शैली का इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यानी कि इनका ये अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो बीमारी है उसके क्या कारण वगैरह है। हेल्थ साइकोलॉजी एम्फसाइज प्रिवेंशन रादर देन ओनली ट्रीटमेंट, यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान केवल उपचार पर ही नहीं बल्कि रोगों की रोकथाम पर भी क्या देता है, बल देता है। यानी कि क्यों रोग हो रहे हैं ये कारण भी बताता है और हम उन कारणों का उपाय करके उन रोगों से बच भी सकते हैं, तो वहाँ भी साइकोलॉजी काम करती है। मेजर एप्लीकेशंस इन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या मेजर एप्लीकेशन है। पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हेल्प इंडिविजुअल कॉप विद स्ट्रेस, यानी कि मनोवैज्ञानिक तकनीकें तनाव से निपटने में मदद करती है व्यक्तियों की, यानी पर्सन टू पर्सन। हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो स्वास्थ्य संवर्धन करती है, एनकरेजेज हेल्दी हैबिट्स सच एज एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट, यानी कि व्यायाम व्यायाम, संतुलित आहार जैसी स्वस्थ आदतों को ये मोटिवेट करती है ताकि जो व्यक्ति है वह क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। फिर है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, यानी कि रोगों की रोकथाम करती है। साइकोलॉजी हेल्प्स रिड्यूस रिस्क बिहेवियर्स लाइक स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान जैसी जोखिमपूर्ण व्यवहारों को ये कम करने में मदद करती है। एडजस्टमेंट टू इलनेस, यानी कि रोगों के साथ समायोजन करती है। हेल्प्स पेशेंट्स कोप विद क्रोनिक एंड सीरियस डिजीज, यानी कि जो दीर्घकालीन और गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी है उनको ये मानसिक सहारा देती है। जैसे मान लो कोई कैंसर से पीड़ित है तो कैंसर का जो इलाज है वो तो एक अलग है, लेकिन उसको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है ताकि वह उस बीमारी से एक मानसिक रूप से भी क्या कर सके, लड़ सके, तो वहाँ भी साइकोलॉजी काम करती है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रमोट्स इमोशनल वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि भावनात्मक संतुलन और मानसिक कल्याण को भी ये बढ़ावा देती है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ, यानी कि अब हेल्थ के सेक्टर में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है। साइकोलॉजी हेल्प्स इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय एड्रेसिंग इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि
मनोविज्ञान स्वास्थ्य के भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं को संबोधित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इट सपोर्ट्स प्रिवेंशन, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन एंड प्रमोट्स होलिस्टिक हेल्थ, यानी कि रोगों की रोकथाम रोकथाम करता है, स्वस्थ होने की प्रक्रिया प्रक्रिया को अप्लाई करता है एंड पुनर्वास में भी ये मदद करता है एंड समग्र स्वास्थ्य को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। इन सब में साइकोलॉजी का क्या है, इम्पोर्टेंस है। दोस्तों ये थी अपनी माइनर पेपर सेमेस्टर फर्स्ट की साइकोलॉजी वाले पेपर की क्लास। क्लास अच्छी लगती है, हमने कोशिश करी है कि हम इसको एक कंसाइज़ वे में आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकें। इसका पेपर है वो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वो भी हम जल्दी ही आपको विद क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आएँगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस क्लास को साझा करें जो भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब डेफ़िनिटली करें। तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू बीइंग ए टू कनेक्ट विद योर करियर रेज़िडेंस, यानी कि पढ़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक क्लास देखे